Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to today's biology lecture. This is another lecture of Introduction to Homeostasis. As we studied earlier, homeostasis means to keep a living system on preset limits. मतलब किसी लिविंग सिस्टम को उसमें कुछ प्री सेट लिमिट्स होती हैं पास चीज़ों की वैल्यूज़ की। जैसे हमने कल देखा था कि शुगर लेवल को ह्यूमन में 90 मिलीग्राम्स टू 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड ही रखना है, ये उसकी प्री सेट लिमिट है। तो ये शुगर की प्री सेट लिमिट है, ब्लड शुगर को इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो फिर उसके लिए मैकेनिज्म्स हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो इसी अमल को, इसी प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहते हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स डू नॉट रिमेन सेम। जो बाहर का इन्वायरमेंट है, बेशक वो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट हो या एज ए इंडिविजुअल हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये एटमॉस्फेयर, हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं ये हों, दे फ्लैक्चुएट कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार चेंज होती रहती हैं। मतलब इनमें तग़य्युर आता रहता है, तब्दीली आती रहती है। जैसे सेल में देख लें, सेल की हम एग्जांपल लेते हैं तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या कोई ब्लड कैपिलरी जा रही है, तो कोई इंडिविजुअल खाना खा लेता है, मिसाल ले लेते हैं ह्यूमन है, वो खाना खा लेता है और खाने से ग्लूकोज जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल पहले कुछ और था तो दूसरे ही लम्हे कुछ और हो जाएगा। फिर दीगर बहुत सारे ऐसे मामूलात होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, उनकी तादाद ब्लड में चेंज होती रहती है और लम्हा बलम्हा ये इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। लेकिन सेल ने अपनी इंटेग्रिटी, अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना होता है। और जैसे एज ए इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो देखें कि बाहर का टेम्परेचर, आप टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें, बाहर का टेम्परेचर हमेशा एक साथ नहीं रहता। आप दिन में ही देखें तो दिन में ही चेंज होता रहता है। सुबह थोड़ा ठंडा होता है, फिर दोपहर को थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है और इस तरह शाम के वक्त भी इसी तरह लो और फिर रात को और लो, ठीक है। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट जो है ये कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म ने अपना इंटरनल और सेल ने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट कुछ प्रीसेस लिमिट्स पे ही रखना होता है। इस बाहर के चेंज की वजह से अंदर भी असर पड़ता है। यही तो होमियोस्टेसिस इसलिए तो करना पड़ती है कि बाहर के एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से अंदर भी कुछ चेंजेस आने का खदशा होता है और आते हैं, जाहिर बात है। बाहर का एनवायरनमेंट जब चेंज होगा, ऑर्गेनिजम्स resist and manage these changes. ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं टू कीप इट्स ओन इंटरनल फ्लक्चुएशन विद अ नैरो रेंज। मतलब कि अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर और सेल के अंदर तब्दीली ना आए या फ्लक्चुएशन आए भी तो वो नैरो रेंज में, एक सर्टेन लिमिट्स में हो। इसके बाद most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuation in external environment or water, फ्लूइड्स एंड टेम्परेचर। वो चीज़ें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं, वो है वाटर, फ्लूइड्स से इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर किसी भी फ्लूइड में डिज़ोल्व है उसे फ्लूइड कहते हैं। जैसे आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, एट्सेट्रा वगैरह। एंड टेम्परेचर, और जो दर्जा हरारत है। ये वो तीन चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी और जिनको बहुत खदशा है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से अंदर भी तब्दीली उनमें आ सकती है। तो ये वो तीन चीज़ें हैं। और इसके अलावा वेस्ट्स कैन आल्सो नॉट बी स्टोर्ड विद इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। और वेस्ट को भी हम विद इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड स्टोर नहीं कर सकते, इनको भी रिमूव करना है। ये भी एक होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ होमियोस्टेसिस, जो मेन तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो बाहर चेंजेस आने की वजह से सेल के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर भी चेंज आ सकता है उनमें, तो उनके हवाले से तीन मेन एग्जाम्पल्स जो ज़ेर बहस आती हैं होमियोस्टेसिस की वो ये हैं। पहली, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो आपको पता है, ऑस्मोसिस वाटर से रिलेटेड चीज़ है
osmoregulation, the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solutes and gain and loss of water. solutes और जो वाटर की हेमोस्टेसिस का अमल है उसको प्री सेट लिमिट्स में रखने का अमल है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इसी तरह टेम्परेचर को प्री सेट लिमिट्स पे रखने का अमल जो है उसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और इस तरह द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है, आप टोटल वेस्ट लगा लें, मेटाबॉलिक वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उनको निकालने का अमल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको सेपरेटली देखेंगे कि ह्यूमन में कौन से मैकेनिज्म हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। मैकेनिज्म प्लस ऑर्गन्स कौन से हैं जो हेमोस्टेसिस के मैकेनिज्म है इनको लेकर चलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए ये था, मतलब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। इससे आगे हम इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना था। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।